हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक शानदार पोइट्री। लेकिन इस पोइट्री की एक खास बात है, ये किसी एक जने के द्वारा लिखी हुई नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत सारे पोइट द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा कलेक्शन है और इसका टाइटल है इज पोइट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड। एक्चुअली ये टाइटल भी क्यों पड़ा है, क्योंकि जो पोइट्री होती है उसका अगर कभी कोई टाइटल नहीं होता तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो ही उसका टाइटल बन जाती है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन इस पॉम की है कालिदास की, इज पोइट्री ऑलवेज वर्दी व्हेन इट्स ओल्ड। सो ये लिखी हुई है तीन अलग अलग पोइट्स ने, कालिदास, भावभूति और भर्तृहरि। हम लोग पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। कालिदास जी के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। सो जो कालिदास है वो एक रिनाउंड संस्कृत पोइट है, यानी संस्कृत के कवि थे और ड्रामेटिस्ट भी थे, यानी ड्रामा वगैरह भी किया करते थे। और वो जिंदा रहे थे मिड 4th से लेकर अर्ली 5th सेंचुरी तक। उनके जो वर्क थे, मतलब उनके जो काम थे, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस शकुंतला और मेघदत्त थे। उनके जो कोर्ट ड्रामा थे वो बहुत ही ज़्यादा फैंसीफुल और माइथोलॉजिकल हुआ करते थे और उसमें ज़्यादातर वो रोमांटिक लव के बारे में बात किया करते थे। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ थोड़ी कठिन होती गई, उसके साथ साथ इनके ये जो लिखे हुए काम थे ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई और मैच्योर होते गए। यानी कालिदास के काम उस समय इतने ज़्यादा जाने नहीं जाते थे जितने आज जाने जाते हैं। आज हम में से सब लोग कालिदास जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरे पॉइंट है भावभूति। ये भी एक संस्कृत पॉइट और ड्रामेटिस्ट थे और ये जिंदा रहे थे अर्ली 8th सेंचुरी तक। इनका जो वर्क था उसमें हमेशा ये सस्पेंस और अलग अलग कैरेक्टराइजेशन की बात किया करते थे। इनको तीन इनके प्ले के लिए जाना जाता है, तीन मुख्य नाटक के लिए जाना जाता है। एक है महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भर्तृहरि के बारे में। ये भी एक संस्कृत पॉइट, फिलोसफर और ग्रामेरियन थे और ये जिंदा रहते जो 15th सेंचुरी थी उसमें बाद वाली जो 15th सेंचुरी थी उसके आधे तक, यानी 15th सेंचुरी के हाफ तक ये जिंदा रहते, बाद वाली तक। इनकी लैंग्वेज की फिलॉसफी पे जो मेजर वर्क है वो है वाक्यपदिया। इनकी पोइट्री के 3 कलेक्शन है जिसमें इन्होंने 100 से ज़्यादा कविताएं लिखी हैं और इनकी जो पोइट्री थी वो मेन किस थीम को रिफ्लेक्ट किया करती थी, इस वर्ल्ड की विजडम को, यानी इस दुनिया की बुद्धिमानी को, प्यार को, और रेनिशिएशन मतलब होता है परित्याग, यानी जिसमें त्याग दिया जाता है उसको। चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की पोम। पहली पोम में हम लोग बात करें कालिदास जी की। ये पोम है इस पोइट्री ऑलवेज वर्दी। वर्दी मतलब होता है योग्य। व्हेन इट्स ओल्ड, क्या एक कविता तभी योग्य होती है जब ये पुरानी हो जाती है। एंड इज इट वर्थलेस, वर्थलेस मतलब योग्यहीन। देन बिकॉज इट इज न्यू, और एक कविता जब ये नई होती है तब क्या ये वर्थलेस हो जाती है। मतलब कालिदास जी यहाँ पे बताते हैं कि ये कविता क्या तभी योग्य मानी जाती है जब वो पुरानी हो जाती है, क्योंकि जब वो पुरानी हो गई तो इसका मतलब समय की कसौटी पर वो खरी उतरी है। यानी बहुत सारे लोगों ने उस पोम को पसंद किया है और इसीलिए वो हमारे पास आज तक भी चलती हुई आई है। तो क्या एक पोइट्री जब पुरानी हो जाती है तब क्या वो योग्य मानी जाती है, और जब एक पोइट्री नई होती है तो क्या वो वर्थलेस मानी जाती है, योग्यहीन मानी जाती है। रीडर, अब यहाँ पे कालिदास जी रीडर्स को बोलते हैं। रीडर डिसाइड योरसेल्फ इफ दिस बी ट्रू। रीडर अपने आप डिसाइड करो, डिसाइड योरसेल्फ अपने आप डिसाइड करो, इफ अगर दिस बी ट्रू ये सच है। तो रीडर्स को कालिदास जी बोलते हैं कि यार ये तुम किसी की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा मत करो, अपने आप डिसाइड करो कि क्या ये सच है कि एक पोइट्री जब पुरानी हो जाती है तो वो योग्य मानी जाती है और एक पोइट्री अगर नई होती है तो वो अयोग्य मानी जाती है। क्योंकि जो फूल्स होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, फूल्स सस्पेंड जजमेंट, वो किसी का जजमेंट नहीं मानते हैं। वेटिंग टू बी टोल्ड, और वो हमेशा लोगों के बताने का इंतजार करते हैं। क्योंकि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो खुद कोई जजमेंट पे नहीं पहुंचते हैं, वो दूसरे लोगों के बताने का इंतजार करते हैं कि दूसरे लोग अगर उन्हें बताएंगे कि यार ये पोइट्री अच्छी है तो सब अच्छी मान लेंगे, वो खुद कभी पढ़ के डिसाइड नहीं करते हैं। ये हो गई कालिदास जी की पोम। अब दूसरी पोम है भर्तृहरि की। इफ लर्न्ड क्रिटिक्स, लर्न मतलब होता है विद्वान, क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचक, पब्लिकली डिराइड, डिराइड मतलब होता है मजाक उड़ाना। अगर जो लर्न्ड क्रिटिक्स है, यानी अगर जो विद्वान आलोचक है, विद्वान क्रिटिक्स है, अगर वो पब्लिकली मजाक उड़ाते हैं माय वर्स, मेरी कविता का,
अगर विद्वान क्रिटिक्स मेरी कविता का मजाक उड़ाते हैं, वेल लेट देम, तो उन्हें मजाक उड़ाने दो। नॉट फॉर देम आई रॉट, क्योंकि मैंने उनके लिए नहीं लिखा है। वन डे अ मैन शैल लिव, एक दिन एक ऐसा आदमी पैदा होगा, टू शेयर माई थॉट, जो मेरी थॉट को शेयर करेगा, यानी जिसके विचार बिल्कुल मेरे जैसे होंगे, जिसकी थॉट बिल्कुल मेरे जैसी होगी। फॉर टाइम इज एंडलेस, क्योंकि ये जो टाइम है ये एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। एंड द वर्ल्ड इज वाइड, और वर्ल्ड बहुत वाइड है, मतलब इतनी तो दुनिया है नहीं ना, जितने दिन तक मैं जिंदा रहूंगा दुनिया बस उतने दिन में खत्म हो जाएगी। तो ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वाइड है और टाइम एकदम एंडलेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये हो गई भावभूति की पॉम। सॉरी, मैंने शायद वो पहले बोल दिया था कि ये भर्तृहरि की है, लेकिन ये पॉम भावभूति की है, तो उसको इग्नोर करना। अब हम लोग लास्ट पॉम पढ़ लेते हैं, और वो लास्ट पॉम है भर्तृहरि की। ऑफ वॉट यूज इज द पोइट्स पॉम, एक पोइट की पॉम का क्या यूज है। ऑफ वॉट यूज इज द बोमेन्स डार्ट, बोमेन होता है धनुर्धारी, यानी धनुष चलाने वाला, डार्ट मतलब तीर। एक कवि की कविता का क्या यूज है, या फिर एक धनुर्धारी की तीर का क्या यूज है, अगर अनलेस अगर अनदर सेंसेस रील, रील मतलब होता है लड़खड़ाना, सेंस मतलब होता है इंद्रिया। अगर किसी एक पोइट की पोम और अगर किसी धनुर्धारी का तीर अगर किसी के इंद्रिय को, यानी इंद्रियों को अगर लड़खड़ा नहीं पाता, तो उनका क्या यूज है। व्हेन इट स्टिक्स क्वेवरिंग इन द हार्ट, ये सीधा दिल में चुभना चाहिए, यानी एक कविता की जो पोम है वो भी रीडर के सीधा दिल में चुभना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही एक धनुष चलाने वाले का जो तीर है वो भी सीधा जिसको निशाना लगा रहा है उसके दिल में चुभना चाहिए। अगर वो उनके दिल को टच नहीं करता है, दिल में चुभता नहीं है, दिल को कपकपा नहीं देता, तो ना तो एक कवि की पोम का कुछ यूज होता है और ना ही एक धनुष चलाने वाले के तीर का कुछ यूज होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया ऑफ व्हाट यूज इज द पोइट्स पोम, एक पोइट की पोम का क्या यूज है। ऑफ व्हाट यूज इज द बोमेन्स डार्ट, एक धनुर्धारी की तीर का क्या यूज है। अनलेस अनदर सेंसेस रील, जब तक कि वो दूसरों की इंद्रियों को लड़खड़ा नहीं देता है। व्हेन इट स्टिक्स क्वेवरिंग इन द हार्ट, जब तक कि वो किसी के सीधा दिल में जाके चुभता नहीं है, यानी जो धनुष होता है वो भी सीधा दिल में जाके चुभना चाहिए एकदम, अगर किसी ने निशाना लगाया तो मौत के घाट ही उतार दे। और वैसे ही जो कवि है उसकी कविता भी सीधा दिल को चीर के रख देनी चाहिए, सीधा दिल को टच कर देनी चाहिए। स्कॉन्ड्रल्स, स्कॉन्ड्रल मतलब होता है दुष्ट लोग। विदाउट द विट, विट मतलब होता है दिमाग। स्कॉन्ड्रल्स विदाउट द विट, वो दुष्ट लोग जिनमें दिमाग नहीं होता है। किस चीज का दिमाग नहीं होता है। टू फिट अ वर्ड और टू ऑफ वर्ड्स टुगेदर, इतना भी दिमाग नहीं होता है कि वो किसी कविता के एक या दो वर्ड को भी फिट कर सके। यानी वो बेवकूफ लोग, वो बिना दिमाग वाले दुष्ट लोग जो खुद कभी कविता का एक या दो वर्ड भी लिख नहीं सकते हैं, आर डॉन्टेड, डॉन्टेड मतलब होता है डरपोक। नॉट, वो इतना भी डरते नहीं है। और विट, विट मतलब बिल्कुल भी, वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। आर डॉन्टेड नॉट अ विट, वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। टू सिट, किस लिए नहीं डरते हैं। टू सिट इन जजमेंट, जजमेंट के लिए बैठने के लिए, मतलब वो तुरंत जजमेंट पे बैठ जाते हैं। किस चीज़ का जजमेंट। ऑन द एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। ऑन द एब्स्ट्रूस पोइट्री ऑफ अनदर, किसी दूसरे की लिखी हुई एकदम डिफिकल्ट पोइट्री के जजमेंट पे बैठने के लिए। यानी वो स्कॉन्ड्रल्स, वो दुष्ट लोग जिनमें खुद में तो दिमाग होता नहीं है और वो खुद कभी एक या दो वर्ड भी नहीं लिख पाते हैं किसी कविता का, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है किसी दूसरे की एकदम कठिन पोइट्री के जजमेंट पे बैठने के लिए। तुरंत वो उस कवि की कविता को जज करने लग जाते हैं कि यार ये कविता बेकार है, ये कविता खराब है, जबकि उनको खुद को कविता का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता है। सच मैन विल लिसन विथ अटेंटिव माइंड, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये किसी कवि की पोम को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिव माइंड से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं पता है। अलर्ट टू सी हाउ मेनी फॉल्ट्स दे फाइंड, इसलिए अलर्ट होते हैं कि वो उसमें कितनी गलतियां निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि उनको कविता अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए सुनते हैं कि वो सुन के और उस कविता में कितनी गलतियां निकाल सके। एंड इफ दे आर वेक्स्ड, वेक्स मतलब होता है एंगर, गुस्सा, एंग्री, और उनको तब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बिकॉज दे फेल टू ग्रेस्प द सेंस, क्योंकि उनको ग्रेस्प मतलब होता है पकड़, क्योंकि वो सेंस को पकड़ नहीं पाते हैं। ऑफ वर्क्स, उस काम के, उस कविता के काम को, उस कविता के सेंस को वो पकड़ नहीं पाते हैं। कंसीव्ड, कंसीव मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना। फॉर रीडर्स ऑफ इंटेलिजेंस, वो काम जो इंटेलिजेंट रीडर्स के लिए बनाया गया है। मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो तुरंत जजमेंट पे बैठ जाते हैं और बड़े ध्यान से सुनने लग जाते हैं। वो किसी दूसरे की कविता इसलिए सुनने लग जाते हैं
ताकि वो उसमें गलतियाँ निकाल सकें। और अगर वो उस कविता को सुनते हैं और अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उस कविता का सेंस उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। कविता का सेंस समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो कविता होती है वो हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही लिखी जाती है। दे नेचुरली डू नॉट ब्लेम देयर फुलिशनेस, और इसलिए वो अपनी बेवकूफ़ी को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। यानी उनको खुद को समझ में नहीं आई, उनमें खुद में इतना दिमाग नहीं है कि किसी कविता की जटिल कार्य को वो समझ सके, इसलिए वो अपने खुद की फुलिशनेस, खुद की बेवकूफ़ी को ब्लेम नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो किसको ब्लेम करने लग जाते हैं? कवि को ब्लेम करने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, जजमेंट देने लग जाते हैं अपना। अ गर्ल हु इज़ लेस देन परफेक्ट ऑलवेज ब्लेम्स द ड्रेस। और ये बिल्कुल वैसा है, कैसा? जैसा एक लड़की जो कि खुद दिखने में परफेक्ट नहीं है, खुद दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपनी ड्रेस को ब्लेम करेगी। मतलब एक लड़की जो खुद दिखने में सुंदर अगर नहीं लग रही है तो कभी अपने आप को ब्लेम नहीं करेगी, वो हमेशा अपनी ड्रेस को ब्लेम करेगी कि यार मेरी तो ड्रेस ही खराब है। और इसी के साथ ही पॉम यहीं पे एंड हो गई। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट या सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा आंसर करने की। इसी तरह की मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।